गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था। जो भी हमने टॉपिक आपकी वो टॉपिक था पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, यानी किस प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हम प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं विद्यालय स्तर पर, और हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं या क्यों आवश्यक हैं आपके पढ़ने लिखने के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना, या उनकी आवश्यकता क्या है या उसका महत्व क्या था, या एक प्रधानाध्यापक की आपकी क्यों आवश्यकता थी कि किस प्रकार से वो विद्यालय स्तर पर आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजन कराए प्लस उसका मार्गदर्शन करे और अपने सुझावों को भी समय समय पर प्रस्तुत करता रहे। यानी जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि किस प्रकार से आपकी जो नई शिक्षा नीति बनाई गई 1983 में, उसमें आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्कूल स्तर पर कराने पर भी बल दिया गया क्योंकि हम कह सकते हैं कि बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई से उसका सर्वांगीण विकास होना, हम कह सकते हैं कि वो नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ने के साथ साथ ही बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी उनका इनरोलमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके एक विद्यालय स्तर पर। तो पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम हर एक जो भी विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं विद्यालय स्तर पर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पहली पाठ्य सहगामी क्रिया की, जिसको हम कह रहे हैं खेलकूद। यानी जैसा कि हमें पता है कि स्कूल स्तर पर, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, हमारे जो भी समय सारणी का निर्माण भी किया जाता है तो उसमें आपके गेम्स का पीरियड भी इंक्लूड किया जाता है, जिससे बच्चा पढ़ने के साथ साथ ही अपना जो भी शारीरिक अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहे या विभिन्न प्रकार के खेलकूद सीखना चाहे या उन्हें खेलना चाहे, उसके लिए भी उसे पूरी स्वच्छंदता दी जाती है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी शारीरिक क्षमताओं का भी विकास कर सके। खेल कूद के लिए जैसे कि हमें पता है फ्रोबेल आपके शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने भी क्या कहा, खेल कूद के लिए बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि बच्चा संसार में सबसे पहली बार मौलिक रूप से क्या करता है, कनेक्ट करता है अपने आप को खेल कूद के ही माध्यम से। तो कह सकते हैं खेल कूद का अपना ही एक महत्व होता है। जैसे हम विद्यालय स्तर पर या अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलते हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, खो खो हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, रस्साकसी हो सकता है, इन सभी खेलों को भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं खेल कूद के आयोजन के समय कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र को खेल के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी हमारे स्कूल में या क्लास में हर एक बच्चे को खेल के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई एक बच्चा ही विभिन्न प्रकार के खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा हो या खेल रहा हो, अन्य बच्चे क्या हैं उन चीज़ों पर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो। तो सबको क्या करना चाहिए, समान अवसर देने चाहिए। प्लस कह सकते हैं खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर हर एक गेम क्या है सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे ही क्या कर रहे हों, उस पर्टिकुलर गेम को खेल रहे हों या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों। किसी का उसमें विशेष एकाधिकार नहीं होना चाहिए। खेल क्या है, सबके लिए है, तो सबको समान अवसर हमें देने चाहिए। प्लस कह सकते हैं कि जब भी हम खेल का आयोजन कर रहे हों तो उसमें क्या है, अध्यापक की मौजूदगी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक क्या कर सकता है, उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है और उन्हें सुझाव भी प्रस्तुत कर सकता है। प्लस कह सकते हैं कि खेल कूद का हम जब भी आयोजन करें तो हमें मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडी है या बारिश का मौसम है तो वहाँ पर क्या है, खेल का आयोजन अगर हम कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो जब भी हम खेलों का आयोजन करें, क्योंकि हमें खेलों का आयोजन ओपन ग्राउंड में करना होता है, तो हमें मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है आपका एक पाठ्य सहगामी क्रिया ही है ये, जिसे हम कह रहे हैं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
शैक्षिक कार्यक्रम की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, कोटेशन की हमारी प्रतियोगिता हो सकती है, या हम कहें कि विभिन्न प्रकार के चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो या आर्ट क्राफ्ट हो सकता है। ये सब हमें किस में आती है, हमारी शैक्षिक कार्यक्रम में। अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहें तो जो भी एनुअल फंक्शन में, चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार के आपके डांस हो सकते हैं सांस्कृतिक, या हम कह सकते हैं म्यूज़िकल चीज़ें हो सकती हैं, ये सब किस में आते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो इन सब के द्वारा भी क्या है, बच्चे का एक कह सकते हैं कि उसमें एक अपनी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं कि किस प्रकार से वो वाद विवाद अगर करने जा रहा है तो बच्चा अगर बोलने की क्षमता का विकास होता है, यानी अपनी बात को किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है या बताना है, उन चीज़ों में बच्चा क्या है, उस क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है। प्लस क्या है, जो भी हम निबंध प्रतियोगिता करें, चाहे पोस्टर मेकिंग करें, बच्चा क्या कर सकता है, खुलकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की आज़ादी उसे मिलती है। प्लस जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो बच्चे में कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो भी अपनी संस्कृति है उससे बच्चे का जुड़ाव होता है, तो सामाजिक रूप से भी बच्चा क्या है, कुशल बनता है। लेकिन हमें एक बात ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, जब भी हम शैक्षिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं विद्यालय स्तर पर, तो हमें बच्चे को किसी भी जो भी आपका आयोजन करने जा रहे हैं उसमें बच्चे को किसी भी प्रकार से दबाव नहीं देना चाहिए कि आप पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों में पार्टिसिपेट करें या अन्य चीज़ों में ना करें। बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, उसे फ्री रखना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार, यानी वो जिसमें भी पार्टिसिपेशन अपना करना चाहे वो उसमें क्या है, फ्रीली उन चीज़ों में पार्टिसिपेशन कर सकता है। अध्यापक का केवल एक कार्य होना चाहिए और वो है मार्गदर्शक का, क्योंकि अध्यापक हमेशा बच्चे के लिए मार्गदर्शक होता है, तो उसको केवल उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे क्या है, जिन चीज़ों में उसकी रुचि नहीं है उनमें भी उसकी रुचि बढ़े और वो अलग अलग चीज़ों में खुद अपनी इच्छा के अनुसार पार्टिसिपेशन करे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी पाठ्य सहगामी क्रिया है आपका राष्ट्रीय पर्व। जैसे पता है कि हमारे भारतवर्ष में 3 आपके राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। पहला कह सकते हैं आपका स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं। और तीसरा कह सकते हैं हम गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं कि अपने विद्यालय में विशेष आयोजन करते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय पर्व हैं। और विशेष आयोजन इन दिनों में किया जाता है आपके 15 अगस्त और 26 जनवरी को, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे हम कहते हैं कि वो ग्राम समितियां हों, चाहे विद्यालय हों, वहाँ पर क्या है, झंडा फहराया जाता है। प्लस इस दिन अध्यापकों की आपकी अध्यापक क्या है, सभी एकत्रित होते हैं और उनका होना आवश्यक है इस दिन, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो स्कूल का, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, सबकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण की। ये भी हमारा क्या है, एक पाठ्य सहगामी क्रिया है। शैक्षिक भ्रमण है क्या, सबसे पहले बात करते हैं। शैक्षिक भ्रमण के द्वारा कह सकते हैं कि शैक्षिक भ्रमण किसी भी जगह का सूक्ष्म अवलोकन करने की एक करना है, यानी किस प्रकार से हम किसी भी जगह पर, यानी जहाँ पर भी हम क्या है, शैक्षिक चीज़ों का किस प्रकार से सूक्ष्म अवलोकन कर सकते हैं, उन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या वहाँ के क्रियाकलापों को किस प्रकार से वहाँ पर वो चीज़ें सुयोजित की गई हैं या की गई हैं, किस प्रकार से उन चीज़ों को हम जान सकते हैं शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। अब कहते हैं कि शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य आपके कि किन चीज़ों को हम, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं शैक्षिक भ्रमण के। तो पहला कह सकते हैं कि किस प्रकार से जहाँ पर भी हम शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं वहाँ के क्रियाकलाप कैसे हैं, या हम कहते हैं कि वहाँ पर जो भी विभिन्न वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से हैं, यानी उन चीज़ों का सूक्ष्म अवलोकन हमें किस प्रकार से करना है, ये एक उद्देश्य हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी आपके शैक्षिक सामग्रियाँ हैं उनका संग्रह किस प्रकार से किया गया है, ये भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। प्लस हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी हमारी पढ़ने की सामग्री है
उन चीज़ों को जब हम प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन उनका करते हैं तो कैसे उन चीज़ों को हमें समझना है या जानना है, ये भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। प्लस हम कह सकते हैं भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हम अलग अलग शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं तो हर एक जगह की अपनी खूबियाँ भी होती हैं, क्वालिटीज़ भी होती हैं, प्लस उस जगह की कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो सूक्ष्म अवलोकन केवल हमें उन क्वालिटीज़ का ही नहीं करना है, वहाँ की प्रॉब्लम्स का भी होना चाहिए कि उस शैक्षणिक जगह की अपनी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, प्लस क्या क्या उनकी कठिनाइयाँ हैं, यानी उन चीज़ों का भी सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाते समय हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जहाँ पर भी हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं वो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होनी चाहिए, यानी जहाँ पर भी हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर शैक्षणिक जो भी गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी योजना हम बनाते हैं शैक्षणिक भ्रमण के लिए वो पूर्व नियोजित होनी चाहिए, यानी जो भी रूपरेखा है शैक्षणिक भ्रमण की वो उससे होने से पहले ही बना लेनी चाहिए, जिससे आपको शैक्षणिक भ्रमण में कोई भी कठिनाई ना आए। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसका जो भी निश्चित कार्य है, यानी जो भी शैक्षणिक भ्रमण में हम जा रहे हैं वहाँ पर बच्चा जो भी कार्य उसे करना है उसको पूर्व नियोजित बच्चे को बता देना चाहिए कि आपको वहाँ जाकर कौन कौन सी चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों का सूक्ष्म अवलोकन करना है, कौन सी चीज़ें देखनी है या उनको नोट डाउन करनी है, ये चीज़ें आप बच्चे को पहले ही बता देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि बच्चे को भ्रमण के दौरान ये पहले से बता देना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, प्रत्येक सामग्री वस्तु या वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनका सूक्ष्म अवलोकन करना है, ये भी परामर्श अध्यापक को बच्चे को दे देने चाहिए। अब अगर बात करें कि शैक्षणिक भ्रमण का महत्व क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो भी चीज़ें हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं अगर जब उन चीज़ों को हम लाइव देखते हैं तो क्या होता है, प्रत्यक्ष देखी गई चीज़ों का हमारे जो भी हमारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं जब उन चीज़ों को हम देखते हैं तो उन चीज़ों से हम कोरिलेट ज़्यादा कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही हैं, हमारी ज्ञान में वृद्धि करती है, यानी प्रत्यक्ष देखी गई चीज़ें क्या करती हैं और ज़्यादा बच्चे की जो भी पढ़ा ज्ञान है उससे ज़्यादा वो क्या करती हैं, बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करने का काम करता है। प्लस कह सकते हैं नया ज्ञान, यानी जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो ज्ञान तो लिमिटेड होता है, लेकिन जो चीज़ें हम देखते हैं और उससे वो जो चीज़ हम अनुभव करते हैं तो वो एक प्रकार का हमारे लिए नया ज्ञान होता है और बच्चा क्या करता है, नए ज्ञान को सीखने के लिए और ज़्यादा जागृत होता है और उन चीज़ों को सीखने में और ज़्यादा रुचि भी लेता है। नेक्स्ट बात करें बच्चे में सूक्ष्म अवलोकन या निरीक्षण की क्वालिटी डेवलप होती है कि किस प्रकार से हमें किसी नई जगह पर जाकर उन चीज़ों का सूक्ष्म अवलोकन किस प्रकार से करना है या निरीक्षण किस प्रकार से करना है, तो ये क्वालिटीज़ भी बच्चे में डेवलप होती है शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। या हम कहें कि किस प्रकार से उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है, यानी जब हम चीज़ों का सूक्ष्म अवलोकन या निरीक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी क्या करते हैं, साइंटिफिक हमारी सोच हो जाती है या मनोवैज्ञानिक सोच हो जाती है कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को समझ या देख रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका शैक्षणिक भ्रमण की कुछ क्वालिटीज़ हम कह सकते हैं आपकी। तो हमने आज की क्लास में कुछ विशेष प्रकार के आपके जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके बारे में जाना। सबसे पहले हमने खेल कूद के विषय में जाना। दूसरा हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो भी शैक्षिक हों चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हों उनके विषय में जाना। तीसरा जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनके विषय में जाना। नेक्स्ट हमने शैक्षणिक भ्रमण क्या होता है या उसके उद्देश्य या उनको आयोजित करने के प्रमुख बिंदु या महत्व के बारे में जाना। तो आज हमने जो भी विद्यालय स्तर पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके महत्व को जाना, उनके आयोजन करने पर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को या बच्चे को, उन चीज़ों के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू क्लास।